जो फोटो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ वो फर्स्ट लुक में तो एकदम नॉर्मल लगती है। एक क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, पर अगर मैं इस फोटो का एंगल थोड़ा चेंज कर दूँ तो आपको दिखेगा ये बुक्स का पहाड़ हर एक डेस्क पर। तो क्या इन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और ये भाड़े वाले को अपनी बुक्स बेच रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये लोग इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? कौन सी कंट्री का है ये फ़ोटो और रीज़न क्या है? वेल, कंट्री है चाइना और रीज़न है गाओ। 6 सब्जेक्ट का दुनिया का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, जो हम लोगों ने साउथ कोरियन एग्ज़ाम देखा था उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बोर्ड एग्ज़ाम से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। 9 घंटे चलता है ये एग्ज़ाम और ये 9 घंटे हर एक चाइनीज़ स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 9 घंटे होते हैं उनकी पूरी लाइफ के। पर हमेशा से गाओ दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं था। 16 मई 1966 में चाइना में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बनाना पड़ा वर्ल्ड का मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। तो क्या हुआ था 16 मई को? चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी टिप्स। और आज हम लोग जाने वाले हैं चाइना, वो कंट्री जिसका मोबाइल यूज़ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं। पर आज बात मोबाइल की नहीं है, बात है एग्ज़ाम की। और ये बात स्टार्ट होती है एक वायरल एग्ज़ाम पेपर से। सो रिसेंटली जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल हैं, ABC, CNN, उन सब पर ये एक चाइनीज़ क्वेश्चन पेपर एकदम वायरल हो रहा था। उस क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बताना था कि ये गाड़ी जिस पार्किंग पे खड़ी है उसका नंबर क्या होना चाहिए आजू बाजू के बाकी के पार्किंग के नंबर्स को देखकर। सोचिए क्या होना चाहिए आंसर। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर रुकिए, अगर मैं इस ड्राइंग को उल्टा कर दूँ तो काफ़ी इजी हो जाता है आंसर। फर्स्ट वाला हो गया 86, then 87, 88, 89, 91। तो फिर इतना इजी क्वेश्चन वायरल क्यों हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था चाइना के केजी के स्टूडेंट से और कुछ केजी के स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी कर लिया इसको। आपका तो पता नहीं, पर जब मैं केजी में थी तो मुझे 80 तक, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे 80 तक काउंटिंग भी नहीं आती थी। तो फिर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि चाइनीज स्टूडेंट में और हम में इतना डिफरेंस क्यों है, जिसका रीज़न है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर तो बस एक ट्रेलर था असली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो इन्हें देना है 11 साल बाद। एग्ज़ाम का नाम है गाओ और यह है गाओ का पेपर। पर इससे पहले कि आप ये क्वेश्चंस देखना भी शुरू करें कंपेयर करने के लिए अपने एग्ज़ाम से, एक्चुअली जब मैंने पहली बार पेपर देखा था तो मैंने भी कंपेयर ही किया था सबसे पहले अपने एग्ज़ाम से। ओह, ये आंसर तो मुझे आता है। डू यू नो व्हाट्स बेटर? एग्ज़ाम के दिन कंपेयर करना। तो गाओ का एग्ज़ाम के दिन पूरे चाइना में हाई अलर्ट हो जाता है। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जितने भी बिल्डिंग्स में जो भी लोग रह रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खाली करवा लेते हैं ये लोग। और सड़क पर भी किसी को हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है। अगर किसी ने भी हॉर्न बजा दिया तो उसको सीधा जेल में डाल देते हैं। स्पेशल बस रहती है गवर्नमेंट की एक शहर के सारे बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर ले जाने के लिए। और एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद दिवाली में जैसे हम लोग लालटेन जलाते हैं ना, जो ऐसे हवा में उड़ने लगता है, उस दिन ये लोग लालटेन जलाते हैं प्रे करने के लिए कि भगवान हम पास हो जाए, हमारे अच्छे मार्क्स आए। और इस एग्ज़ाम की पढ़ाई जो ये लोग करते हैं, ओह माय गॉड, उस स्टडी रूटीन को देखने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चाइना को इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बनाना ही क्यों पड़ा। ऐसा क्या हुआ था 16 मई को? 16 मई 1966 को चाइना में बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक न्यू गवर्नमेंट आई वहाँ पर जिसने ऑर्डर दिया कि अब किसी को भी स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारे के सारे स्कूल बंद करवा दिए जाएं। हाँ, सच में, रियल में एक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। प्रेसिडेंट माओ था उसका नाम। और प्रेसिडेंट माओ को ये लगता था कि चाइना के स्कूल्स में अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो एकदम ही गलत है, एकदम ही उनके कल्चर के खिलाफ है। और रियल चाइना तो एकदम गांव में रहता है। चाइना के वर्कर, किसान, यही रियल चाइना है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, ये सब रियल चाइना नहीं है। और इन सब टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को हमको री एजुकेट करने की ज़रूरत है। तभी हम लोग फिर से स्कूल स्टार्ट करेंगे जब इन लोगों का री एजुकेशन हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, सबको 16 मिलियन लोगों को उसने गांव भेज दिया। शहर से ज़बरदस्ती उनके घर वर से निकाल के गांव भेज दिया और ज़बरदस्ती उनसे खेतों में काम करवाने लगा। इंग्लिश में हम गाय का गोबर उठा रही है, मैथ से ट्रैक्टर चला रहे हैं। और जो भी टीचर्स गाँव जाने से मना कर रहे थे उनके खिलाफ माओ के पास एक प्रॉपर प्लान था। उसने पूरी कंट्री के सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया
और उसको नाम दिया रेड कार्ड, क्योंकि चाइना के फ्लैग का कलर रेड होता है ना, शायद इसलिए। और जितने भी उस ग्रुप में स्टूडेंट्स थे उन सबको उसने सिखाया कि आपको अपने टीचर्स को गाँव भेज के ही रहना है, ज़बरदस्ती या कुछ भी। जिसकी वजह से ये रेड कार्ड वाले स्टूडेंट्स ने बहुत स्कूल बिल्डिंग्स तोड़ी, मोन्यूमेंट्स तोड़ दिए। बेसिकली जिस भी टीचर्स ने उनको कम मार्क्स दिए होंगे ना, उनसे उन्होंने फुल ऑन बदला ले लिया। प्रेसिडेंट माओ ने उनको एक छोटी सी रेड बुक दी थी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उनके कि उनको क्या करना है। इस पूरे इंसिडेंट को चाइना ने नाम दिया कल्चरल रेवोल्यूशन, मतलब हद ही हो गई। और उस टाइम में चाइना में बहुत ही फेमस सेइंग चल रही थी कि अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो फिर अंडा तो तोड़ना ही पड़ता है। इस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन की वजह से 1966 से लेकर 1970 तक कोई भी स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली। मतलब इतने साल तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं जा पाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, और इसलिए वो अपने आप को बोलने लगे थे लॉस्ट जनरेशन। पढ़ाई की वैल्यू समझ आई उन्हें, और उनके बाद की सारी जनरेशन ने पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, इतना ज़्यादा सीरियसली कि मुझको ये वीडियो बनानी पड़ी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन चाइनीज स्टूडेंट का स्टडी रूटीन देखने के बाद आपको अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। तो सबसे पहले तो क्लास 10th के बाद सारे चाइनीज स्टूडेंट्स अपना गांव, स्मॉल टाउन, डिस्ट्रिक्ट ये सब छोड़कर उनके पास वाले शहर में चले जाते हैं एक टाइप के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जिसको चाइना में कहते हैं द मेगा हाई स्कूल। मेगा हाई स्कूल वो होते हैं जिनमें जो टीचर्स होती हैं वो गांव का एग्ज़ाम पास करवाने के लिए पढ़ाती हैं, फिर उन्हें उस मेगा हाई स्कूल में सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है। और हमारे स्कूल जैसे नहीं कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चूज़ कर लिया, अगर मैथ्स पसंद नहीं आया 10th में तो 11th में हमने मैथ्स नहीं लिया। मैथ्स कंपलसरी है चाइना के हर स्कूल में। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, एक चाइनीज़ लैंग्वेज और एक कोई फॉरेन लैंग्वेज। तो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट प्लस 3 सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है। या तो आप साइंस के 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या तो आप सोशल साइंस के 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसको बोलते हैं 3+3 सिस्टम। इससे पता चलता है कि चाइना अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज को कितनी वैल्यू देता है। नहीं तो हमारे यहाँ 10th के बाद कोई बच्चा ज़्यादातर हिंदी सिलेक्ट करता ही नहीं है। अरे आपको पता है, मेरे कज़न है 10th के बाद उसने हिंदी सेलेक्ट नहीं किया था, पर हिंदी पढ़ना, अब वो हिंदी पढ़ना एकदम भूल ही गया है। और अगर ये YouTube हिंदी में लिखा रहता ना तो वो पढ़ ही नहीं पाता। बट नॉट चाइनीज़। अरे चाइनीज़ को तो इतनी अच्छी हिंदी भी आती है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे ना चाइनीज़ स्पीकिंग हिंदी, आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें चाइनीज़ कविता पढ़ रहे हैं, हिंदी में गाना गा रहे हैं वगैरह वगैरह। आई थिंक उन लोगों ने 3+3 में फॉरेन लैंग्वेज में हिंदी लिया होगा। सो हम लोग कह सकते हैं थैंक यू 3+3, क्योंकि उसके बाद आपको 3+3 को मारने का मन करेगा। बिकॉज ये सिस्टम में रियल विलन है, और इसकी वजह से गाँव का इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बना है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हमारी कंट्री है ना, उससे एकदम ही ऑपोजिट। चाइना में अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बायोटेक हो, लॉ कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, उन सब कॉलेज में एडमिशन जो होता है वो इसी एक सिंगल गाँव का एग्ज़ाम से होता है। ना ही 12th के मार्क्स काउंट करते हैं, ना ही आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन ले सकते हैं, ना ही आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। तो सारे बच्चे यही एक सिंगल एग्ज़ाम देते हैं ऑन द सेम डे इंस्टेड ऑफ मैनी एग्ज़ाम्स हमारी कंट्री में। इमेजिन करिए संडे का आपको सामान खरीदना है, तो चलो आप डीमार्ट स्टोर गए और पूरे स्टोर में खचाखच भीड़ है और दुकान वालों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बस एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री चोकोस लेना, और आपको अंदर घुसने का भी मौका नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं गेट पे खड़ी थी और एक आंटी मुझे जो धक्का देकर अंदर घुसी ना, #ओवर कॉम्बिनेशन। एंड इन द कंट्री लाइक चाइना जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप गाँव पास कर लेते हैं तो आप उस मोबाइल कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं, नहीं तो आप फिर उसकी फैक्ट्री में काम करेंगे। एक्चुअली ये लाइन मेरी नहीं है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी गाँव का एग्ज़ाम के ऊपर इस वीडियो की रिसर्च करने के लिए। उसके होस्ट ने ये लाइन बोली थी और मेरे को लगता है कि ये एक परफेक्ट लाइन है, क्योंकि चाइना में जैसे आपको भी पता होगा बहुत टाइम तक 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो सब लोगों के पास एक ही बच्चा था, तो सब लोग आई थिंक अपनी लाइफ की सारी एनर्जी उसी एक बच्चे पे डाल देते होंगे। हमारे यहाँ तो सबके 2-3 बच्चे होते हैं, तो अगर एक बच्चा नालायक भी निकल जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनेस्टली बताइएगा, आपकी फैमिली में भी कोई कज़न या फिर भाई बहन होगा जिसको सब नालायक समझते होंगे। इसलिए हमारी कंट्री में एवरीवन गेट्स अ सेकंड चांस, बट नॉट इन चाइना, बस एक इंसान को छोड़ के, और वो हैं अमीर बच्चे।
पर कैसे? वो ऐसे कि जितने भी अमीर बच्चे होते हैं चाइना के, वो अगर गाओकाओ एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं तो भी उनको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वो चले जाते हैं अमेरिका। मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, और भी कंट्रीज जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा जाते हैं अमेरिका। ये नंबर है इंडियन स्टूडेंट्स का यूएसए में, और ये है चाइनीज़ स्टूडेंट्स का। हर साल ऑलमोस्ट 4 लाख चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने जाते हैं। मतलब कि स्टार्ट में नीचे की जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ को जोड़ भी दिया जाए तो भी उन सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे चाइनीज़ स्टूडेंट्स। पर सबसे ज़्यादा वियर्ड बात ये है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, कि कितनी जल्दी ये नंबर बढ़ा है चाइनीज़ स्टूडेंट्स का अमेरिका जाने का। एकदम अचानक से ही डबल हो गया ये नंबर 2008 के बाद। पर क्योंकि इकोनॉमिक्स, चाइना की मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके पास पैसे हैं अपने बच्चे को किधर भी बेचकर पढ़ाने की। तो रोज़ दिन रात पढ़ के क्यों मरते रहना, जब आप अमेरिका में जाकर चाइना से बेटर एजुकेशन ले सकते हैं। और ये एकदम ऑपोजिट है कल्चर रेवोल्यूशन में जो हुआ था, उससे अब वापस बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हुआ था। एंड दिस प्रूव्स कि हमारे कुछ भी बिलीव, आप कुछ भी सोचते हो, एंड में जो चीज़ हमको फ़ायदा करती है हम उसी को ही चूज़ करते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है। मुझे क्या लगता है कि आप किसी भी कंट्री के हो, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और अपनी भी कंट्री में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अभी के लिए तो बाय।